आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं अनूप शुक्ला। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विद अनूप में। तो जैसा कि आपने टैगलाइन में पढ़ लिया होगा, आज हम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बारे में आपको उतना ही बताना चाहता हूं जितना आपके लिए कम से कम जानना जरूरी है। अगर मैं आपको डीपली में जाऊँगा तो डीपली में ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और मैं आपको किसी भी प्रकार से बोर नहीं करना चाहता हूँ। आपको सिर्फ उतनी बातें बताना चाहता हूँ जितना बताना जरूरी है, मोटे मोटे तौर पे। तो वर्ल्ड वॉर को कई शब्दों में पहले तो ग्लोबल वॉर भी कहते हैं, और या फिर द वॉर टू एंड ऑफ द ऑल वॉर, इस तरह भी इसको कहा गया है। कई फिलोसफर ने कहा था, क्योंकि उस समय उनको ये बिल्कुल भी अनुमान नहीं था कि 4-5 साल यानी 1945 से फिर से एक और वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो जाएगा। उनको बिल्कुल भी अनुमान नहीं था। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बारे में आपको कुछ जानकारी पहले देना चाहूँगा कि इसमें करीब 6 करोड़ 50 लाख यानी कि 6.5 करोड़ सैनिकों ने भाग लिया, और 1 करोड़ 70 लाख लोग मारे गए, जिसमें कि 1 करोड़ 10 लाख सैनिक थे और 60 लाख आम जनता थी हमारी। तो इसके कुछ मुख्य कारण हैं, और कुछ मैं आपको मुख्य कारण बताऊंगा और एक इमीडिएट कोज बताऊंगा जिसके कारण युद्ध स्टार्ट हुआ था। इसमें 37 देशों ने भाग लिया है, और कैसे कैसे क्या क्या हुआ है मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा इन शॉर्ट, जैसे आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। कोई क्रिटिकल लैंग्वेज नहीं है, एकदम शुद्ध हिंदी और इजी लैंग्वेज है। चलिए ठीक है, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले 4 मेन जो मुख्य कारण हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला कारण है वो मिलिट्रिज्म। मिलिट्रिज्म का मतलब क्या है? आर्मी से रिलेटेड है, आप पहले ही समझ गए होंगे। तो इसमें क्या था, ये अच्छा यूरोप में पहले दौड़ चल रही थी। 19वीं शताब्दी में क्या हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा था, तो वहाँ पर एक दौड़ चलने लगी थी कि हमको सबसे आगे जाना है, हमको महान बनना है। तो देशों में जब दौड़ चल रही थी तो लोगों को अपने आर्मी बढ़ाने की मंशा जागी कि लोग धीरे धीरे अपनी आर्मी को बढ़ाने लगे थे। देश जो है अपनी आर्मी को बढ़ा रहे थे। मशीन गन का पहली बार यूज हुआ है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में। कुछ शिप्स का यूज हुआ है जिसमें बंदूक और तोपों से लैस थे, जो जैसे कि आप जानेंगे कि जर्मनी ने यू बोट का आविष्कार किया था, जो कि यू बोट जो कि सबमरीन है, जो कि समुद्र में काफ़ी ज़्यादा घातक थी और वो बंदूकों और तोपों से लैस थी। तो सभी ने कुल मिलाकर अपनी आर्मी को बढ़ाया। तो ये मिलिट्रिज्म भी कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का कारण है। दूसरा जो कारण है वो मैं उसको मानता हूँ कि मेरी खुद की पर्सनल राय है कि सबसे बड़ा मेन कारण यही था, और एक कारण और है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये जो है अलायंस का है। सेकंड जो मेन जो कॉज है अलायंस है। अलायंस का मतलब यूरोप में पावर को मेंटेन करने के लिए कई देशों ने मिलकर आपस में संधियां की थी। संधियां मतलब दोस्ती मतलब मैं आपको अच्छे से समझाना चाहूँगा। संधियां क्या होती है? दो देश मिलकर आपस में मिलकर एक एग्रीमेंट करते हैं, और उसमें उनका ये कहना होता है कि हम आपस में एक दूसरे की विपत्ति पर साथ देंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आप हमारी हेल्प मांगेंगे तो हम आपकी हेल्प के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। तो ये होता था। तो कई बार तो सीक्रेट अलायंस यानी कि सीक्रेट संधियां भी हो जाती थी कई देशों के बीच में। जैसे दो देशों के बीच में सीक्रेट अलायंस हुआ और अगल बगल वाले तीसरे चौथे देशों को पता भी नहीं चलता था कि इनके बीच में कुछ एग्रीमेंट हुआ है। लोगों को लगता है कि ये दोनों दुश्मन हैं, हालांकि वो पर्सनली आपस में जुड़े होते थे। तो संधियां तो बहुत सारी हुई हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे डिटेल में बताने लग गया तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो दो इम्पोर्टेंट अलायंस हैं जो कि आपको बताना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा जरूरी है, और मैं वही आपको बताना चाहूँगा। तो पहली जो अलायंस है वो ट्रिपल अलायंस है। ट्रिपल अलायंस को हम कहते हैं क्योंकि 3 देशों के बीच में मिलकर बनी थी। वो ट्रिपल अलायंस 3 देशों में हुई थी। ईयर था 1882 का, और जर्मनी और पहला देश जर्मनी था, दूसरा था ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर, और तीसरा था इटली। इन तीनों देशों ने मिलकर 1882 में अलायंस किया था कि आपस में कभी भी एक दूसरे की हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। दूसरी जो बड़ी अलायंस है वो है हमारी 1907 में हुई है। ये हमारी अलायंस है ब्रिटेन, रसिया और फ्रांस, इन 3 देशों के बीच में अलायंस हुआ था। इन तीनों ने भी अलायंस में वादा किया था कि कभी भी किसी को कोई जरूरत पड़ेगी तो हमेशा एक दूसरे की हेल्प के लिए तैयार रहेंगे। ये जो मैंने आपको ये दो अलायंस ही क्यों बताया, क्योंकि यही जो 6 देश हैं इन्हीं का सबसे बड़ा रोल है वर्ल्ड वॉर में। बल्कि इटली जो है, इटली ने सभी अपने वादे पर खरे उतरे, लेकिन इटली को छोड़कर इटली दगाबाज निकला। इटली का क्या मैटर है, इटली का मैं आपको मैटर बताता हूँ। जब आपको धीरे धीरे जब आगे कहानी बताऊंगा तो आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा कैसे क्या हुआ था। तो जब इटली की बारी आई थी, इटली से हेल्प मांगी गई थी, तो इटली ने कहा था कि हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं और हम वॉर में शामिल नहीं होना चाहते।
क्योंकि ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर ने अटैक किसी और के ऊपर किया था और इटली का कहना था कि हमने आपस में संधि ये की है कि जब हम पर विपत्ति आएगी, हम पर किसी का अटैक होगा, तब हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे, ना कि किसी और का नुकसान करने या फिर किसी और पे अटैक करने के लिए। तो इस बहाने से बचकर इटली युद्ध से बाहर हो गया था और उसने ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर का साथ नहीं दिया था। चलिए, इतना अलायंस की मैंने आपको बात बता दी। तीसरा कारण जो था वो दौड़ थी। उनकी इमेज डाली है जिसे आप देख सकते हैं। आपने इमेज को देख लिया होगा। इस इमेज में देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ या फिर इमेज क्या कहना चाहती है। एक सर्बिया देश नाम का बच्चा है इस फोटो में, जो कि अपने पीछे खड़े एक लड़के से कह रहा है, जो कि ऑस्ट्रिया है। सर्बिया ऑस्ट्रिया से कहता है कि अगर आप मुझे मारोगे तो आपके पीछे जो रसिया खड़ा है वो आपको मारेगा। और सर्बिया ऑस्ट्रिया से इस तरह कह रहा है। ऑस्ट्रिया क्या है? ऑस्ट्रिया रसिया से कह रहा है कि अगर आप मुझको मारोगे तो आपके पीछे जर्मनी खड़ा है, जर्मनी आपको मारेगा। और रसिया क्या कह रहा है जर्मनी से? अगर आप मुझको मारोगे तो आपके पीछे फ्रांस खड़ा है, फ्रांस आपको मारेगा। तो इस तरह से पूरा का पूरा कैरेक्टर, ये जो पिक्चर है, ये आपको धीरे धीरे आगे की जब कहानी बढ़ती जाएगी तो धीरे धीरे पूरी कहानी अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये जो ये चार्ट है, ये पूरी तरह से उस पूरे वर्ल्ड वॉर की कहानी को दर्शा रहा है। जिसने भी वर्ल्ड वॉर की कहानी अच्छे से पढ़ ली है या फिर अच्छे से समझ लिया है, वो इस चार्ट को देख के समझ सकता है। आप भी समझ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे जो तीसरा कारण था वो बहुत ज़्यादा जरूरी था। वो था स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका। स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका का मतलब था अफ्रीका की दौड़। अफ्रीका की दौड़ का मतलब उस समय दो देश जो थे वो बहुत ज़्यादा पावर में थे। एक ब्रिटेन था, एक जर्मनी था। और मैं कह सकता हूँ कि जर्मनी कुछ ज़्यादा ही सक्सेसफुल था, जर्मनी कुछ ज़्यादा पावरफुल, वो जर्मनी से ज़्यादा ब्रिटेन भी पावरफुल था। जर्मनी एक तरह से विलन के तौर पे उभरा है और ब्रिटेन जो है वो एक सक्सेसफुल अपनी प्लानिंग के तहत आगे बढ़ता हो जा रहा था। और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल मेरे ख्याल से ब्रिटेन है। ब्रिटेन की सक्सेस का पता कहाँ से लगता है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत पे भी, इतने बड़े भारत पे भी किसका कब्जा था? ब्रिटेन का था। तो भारत क्या है? ब्रिटेन की कॉलोनी थी। तो जो भी देश जिस पर कब्जा करते थे तो उसको उसकी कॉलोनी कहा जाता था। ठीक है, ये बात क्लियर है? कॉलोनी वाला सिस्टम, ठीक है। तो भारत पर जब कब्जा किया था तो इस तरह से ब्रिटेन ने कई देशों पे कब्जा कर रखा था। और इसका प्रूफ हम यहाँ से देख सकते हैं कि एक टाइम ऐसा था कि पूरी दुनिया में 25% एरिया पे ब्रिटेन का कब्जा था। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ब्रिटेन कितना सक्सेसफुल था। दूसरा कंट्री था जर्मनी, तीसरा था फ्रांस और चौथा एक रसिया भी था। काफी कंट्री थी जो पावरफुल थी, लेकिन सबसे ज्यादा ब्रिटेन और जर्मनी थे। तो और एक बेल्जियम वगैरह भी थे। तो इनमें एक होड़ थी उस समय। जो अफ्रीका है, अफ्रीका में मॉडर्नाइजेशन नहीं था, बहुत ज़्यादा कल्चर पीछे हुआ था। तो उसमें जो देश थे, जो एरिया था, उसमें होड़ ये चल रही थी कि इसमें हम कब्जा कर लें। तो ज़्यादा से ज़्यादा अफ्रीका में कब्जा करने के लिए आपस में होड़ चल रही थी देशों में। तो इसे स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका कहा है, यानी अफ्रीका की दौड़। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण रहा है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का कि इसमें हम कब्जा कर लें और हम कब्जा कर लें और आपस में लोग एक दूसरे से लोगों के टकराव हो रहे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा जो कारण है वो मेन नेशनलिज्म है। नेशनलिज्म का मतलब क्या है? अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ ऑटोमन एम्पायर की। ऑटोमन एम्पायर यानी कि तुर्क साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य, पहले साम्राज्यवाद चलता था। तो साम्राज्यवाद का मतलब ये साम्राज्य, जैसे कि ऑटोमन साम्राज्य है, तुर्क साम्राज्य है, ये करीब 600 साल से राज कर रहा था। 600 साल से कई देशों पे राज कर रहा था। तो इस तरह के साम्राज्यवाद थे। तो जो जिन देशों पे राज कर रहे थे, तो उन देशों के अंदर 19वीं शताब्दी में जब धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, तो लोगों के अंदर धीरे धीरे अपने देश के प्रति देशभक्ति जाग रही थी। लोगों को लगता था कि अब हम अपने देश के लिए कुछ करें, अपने देश को आज़ाद करें, हम भी आज़ाद होना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये धारणा बनती जा रही थी और लोग चाहते थे कि हम भी अपने देश को आज़ाद कराएं। और एक धारणा यूरोप में और थी उस समय, ये धारणा भी बन चुकी थी कि बिना लड़ाई की कुछ नहीं हो सकता। और जो देश जितनी ज़्यादा लड़ाई जीतेगा, जो देश जितनी ज़्यादा एरिया पे कब्जा करेगा, वो देश उतना ज़्यादा महान होगा। ये धारणा वहाँ पे बन चुकी थी। तो कुल मिला के ये धारणा पूरी तरह से थी कि बिना लड़ाई के कुछ नहीं हो सकता, वर्ल्ड वॉर होना चाहिए था। लोगों को ये भी लगता था कि लड़ाई होगी तो छोटी मोटी होगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़ चुकी थी। तो लोगों को लगा कि अब हम छोटा मोटा वॉर करेंगे, छोटी मोटी लड़ाई होगी, उसके बाद सब कुछ काम पूरा हो जाएगा। लेकिन लोगों को अनुमान नहीं था कि इस तरह से लोग आपस में देश इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं कि सब पार्टिसिपेट कर जाएंगे और इतना बड़ा ग्लोबल फॉर्म में हो जाएगा। तो एक तो नेशनलिज्म वाला कारण हो गया, ठीक है, ये मुख्य 4 कारण हैं। अब हम बात करते हैं इमीडिएट कॉज क्या था। तो इमीडिएट कॉज ये था कि ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर के समय में, जो ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर यानी कि ऑस्ट्रो हंगरी साम्राज्य जो पैदा हुआ था,
उसके एक राजकुमार थे, ऑस्ट्रिया के प्रिंस थे, उनका नाम था आर्कड्यूक फ्रेंच फेर्डिनेंड। प्रिंस जो थे वो वहाँ ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के बनने वाले अगले राजा थे, और उसी वक्त उनके अंकल यानी कि उनके चाचा जी की मौत भी हो चुकी थी, तो उनका राजा बनना तय था। तो हुआ क्या कि वो बोस्निया देश की राजधानी सोर्जिनो में घूमने गए थे अपनी वाइफ के साथ। तो सोर्जिनो में हुआ क्या कि वहाँ पर एक ब्लैक हैंड नाम की ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुकात रखते कुछ लोग ने उन पर हमला कर दिया, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। लेकिन बाद में पता चला कि जो बोस्निया देश है उसके बगल में सर्बिया देश है। तो सर्बिया देश ने क्या किया था, उसके इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर्स ने प्लानिंग की थी कि वहाँ पर ब्लैक हैंड के ऑर्गेनाइजेशन के तहत इनकी मौत करवा दी जाए। तो मैं आप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो मैं आपको सीधे शब्दों में बोलूँगा कि सर्बिया देश ने चालाकी से जो ये ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के प्रिंस थे, जो फ्रेंच फेर्डिनेंड थे, इनकी हत्या करवा दी थी। ये बात कहीं ना कहीं धीरे धीरे ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर तक पहुंच गई। फिर ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर ने सर्बिया देश को धमकी दी। जब सर्बिया देश को ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर ने धमकी दी तो सर्बिया देश थोड़ा घबरा गया। तो धमकी में ये था कि ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर ने धमकी में ये कहा था कि आप सरेंडर कर दो, और दूसरा आप हमारे साथ संधि कर लो। संधि बहुत ही चेतावनी बड़ी, बहुत ही दैनिक संधि थी। उसमें ये सीधा सा था कि आपकी आर्मी खत्म हो जाएगी और आप हमारे क्षेत्र में आ जाओगे, मतलब आप पर हमारा कब्जा हो जाएगा। तो सर्बिया इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। तो अच्छा, सर्बिया ने ऐसा किया क्यों था? सर्बिया चाहता था कि बोस्निया देश आज़ाद हो जाए ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर से। तो अब सर्बिया पे ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर का सीधा से गुस्सा था। तो हुआ क्या, सर्बिया ने, आपको याद होगा सर्बिया, अच्छा आपको मैंने बताया नहीं था, ये छोटी मोटी ट्रीटीज थी, अभी धीरे धीरे आपको पता चलती जाएंगी। तो सर्बिया ने रसिया के साथ ट्रीटी कर रखी थी कि आप हमारी विपत्ति पे, आप हमारी हेल्प पे हमेशा तत्पर रहेंगे। तो रसिया ने तो सर्बिया के साथ वादा कर रखा है कि हम आपके जब भी आपको जरूरत पड़ेगी तो हम आपके सहायता के लिए हमसे तत्पर रहेंगे। तो सर्बिया ने रसिया से कहा, तो रसिया हमें उसकी हेल्प के लिए उसने अपनी मिलिट्री भेज दी। तो रसिया सर्बिया के साथ आ चुका था। इधर ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर अकेला पड़ गया। तो ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर को डर लगा। तो ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर ने क्या किया, इसने जर्मनी के साथ ट्रीटी कर रखी थी कि जर्मनी भी इसकी हेल्प के लिए हमेशा आएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, है ना, पहला वाला जो ट्रीटी बताई थी अलायंस में। तो जर्मनी आ गया, जर्मनी ने अपनी फोर्स भेज दी। अच्छा, ये आ क्यों रहे हैं? क्योंकि ये चाहते थे, जर्मनी खुद भी पावरफुल है, रसिया खुद भी पावरफुल है, तो वो ना चाहते हुए नहीं, ये लोग जानबूझ के वॉर के अंदर आना चाहते थे, इंटरफेयर करना चाहते थे, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा एरिया पे कब्जा कर सकें। युद्ध जीत जाते और जिस देश ने हेल्प मांगी है उस पर कब्जा कर लेते, इनकी मेंटलिटी थी। चलिए हुआ क्या, मैं आपको फिर ये बताता हूँ। अच्छा, एक बात और ये जो जर्मनी है, ये कहीं ना कहीं विलन बन के उभरा है। इसने जो सारे कारनामे किए हैं, इसकी जिद थी कि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र पे कब्जा करे, और शांति तो जर्मनी बिल्कुल भी नहीं चाहता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक क्या हुआ है, रसिया सर्बिया के साथ आ गया है और ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर के साथ जर्मनी आ गया है। जब ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर के साथ जर्मनी आया तो इधर से क्या हुआ, जब रसिया के साथ फ्रांस आ गया, क्योंकि रसिया में सैल्विक लोग रहते थे और सर्बिया में भी। जैसे कि हम कह सकते हैं हमारे देश में हिंदू लोग रहते हैं, तो हिंदू से हिंदू का थोड़ा मेल जुलाव ज्यादा रहता है। इसी तरह से रसिया और उसमें सैल्विक लोग रहते थे, इसलिए रसिया का क्या बोलते हैं, सर्बिया से भाईचारा थोड़ा ज्यादा था, इसलिए सर्बिया की इसने मदद करी, इसलिए इसकी थोड़ी इच्छा ज्यादा थी, इसने अपनी फोर्स भेज दी थी। अच्छा, मैं कहाँ था, तो मैंने आपको बता दिया अभी तक ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर और जर्मनी एक तरफ है, इधर सर्बिया। अच्छा, सर्बिया पे अटैक हो चुका है, सर्बिया खत्म हो चुका है, ठीक है ना, ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर ने अटैक कर दिया है। अच्छा, ये सब हो कब रहा है, मैंने आपको एक बात नहीं बताई कि जब फ्रेंच फेर्डिनेंड की हत्या कब हुई थी, 28 जून को हुई थी। ये हत्या 28 जून 1914 को हुई थी, 1914 को हुई थी। तो 28 जून के बाद जो तुरंत सारी जो एक्टिविटीज हो रही हैं, जितने क्राइसिस हो रहे हैं, पता है जुलाई में हुए थे, ये सारे क्राइसिस जुलाई हुए हैं। तो बड़े बड़े फिलोसफर्स ने इसे कहा है, इसे जुलाई क्राइसिस कहा है। तो जितने भी सारे काम हो रहे हैं सब जुलाई में हो रहे हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इधर क्या हुआ, इधर रसिया था और कौन था पहले, ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर जर्मनी के साथ था, इधर रसिया था, फ्रांस था, और सर्बिया खत्म हो चुका है अब। और जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी ने रसिया को ना छोड़कर, रसिया थोड़ा पावरफुल था, तो रसिया को ना छोड़कर फ्रांस पर अटैक करने का प्लान बनाया।
तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में एक देश था बेल्जियम। तो इन्होंने सोचा कि चलो छोटा मोटा देश है, बेल्जियम पर अटैक पहले कर दिया जाए, बेल्जियम को खत्म कर दिया जाए, बेल्जियम के सोल्जर जब हमको मिल जाएंगे तो फिर उसके बाद फ्रांस पर अटैक किया जाएगा। तो बेल्जियम पर जब इन्होंने अटैक कर दिया, बेल्जियम को हालांकि जीत भी लिया था, तो बेल्जियम की ट्रीटी थी जर्मनी ब्रिटेन के साथ। अभी तक ब्रिटेन ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, लेकिन अब ब्रिटेन को आना है, क्योंकि ब्रिटेन का बेल्जियम के साथ पार्टिसिपेट बेल्जियम और ब्रिटेन की संधि पहले हो चुकी थी ट्रीटी ऑफ लंदन के तहत। इसमें यह था कि इन दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, और ब्रिटेन इस युद्ध में आना भी चाहता था। ब्रिटेन तो पहले से अभी तक जर्मनी बहुत सक्सेसफुल हो रहा था, बहुत सक्सेसफुल हो रहा था। अच्छा, जर्मनी सक्सेसफुल क्यों हो रहा था? क्योंकि अभी तक इसमें ब्रिटेन नहीं आया और जो देश है वो जर्मनी से थोड़े से पावर में छोटे हैं। जर्मनी इतना सक्सेस हुआ कि इसने वो बेल्जियम को खत्म कर दिया था पूरी तरह से, और ये फ्रांस में पेरिस तक पहुंचने ही वाला था कि ब्रिटेन ने अपनी फोर्स भेज दी थी और जर्मनी की फोर्स को वहां पे रोक दिया और खदेड़ दिया था। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आती है। अच्छा, जर्मनी रशिया में कितना सक्सेस हुआ मैं आपको बताता हूँ। पहले साल जर्मनी बहुत सक्सेसफुल हुआ था। तो पहले साल क्या हुआ था, जर्मनी ने रशिया पे जब अटैक किया था, तो जर्मनी ने जब रशिया पर अटैक किया था तो रशिया में बहुत आगे तक बहुत लोग मारे गए थे। पहले साल करीब 3 लाख लोग उसके मारे गए हैं, रशिया के सैनिक मारे गए हैं, क्योंकि जर्मनी बहुत पावरफुल था। लेकिन अचानक से एक नए साम्राज्य का इसमें पार्टिसिपेशन हुआ, वो था ऑटोमन साम्राज्य। ऑटोमन यानी कि तुर्क साम्राज्य ने इसमें पार्टिसिपेट क्यों किया? क्योंकि इसकी भी संधि किसके साथ थी? इधर से किसके साथ थी? ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर के साथ, यानी ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर, जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर। अब ये तीन जो साम्राज्य हैं, ये तीन साम्राज्य एक तरफ से लड़ेंगे और जो लोग हैं वो दूसरी तरफ से लड़ेंगे। सेंट्रल पावर, अलाइन पावर, इनको अलाइन पावर कहा गया है और दूसरों को सेंट्रल पावर कहा गया है। अब आगे धीरे-धीरे बताते हैं कैसे क्या होता है। तो हुआ ये, हम कहाँ थे? रशिया में। हाँ, तो ऑटोमन एम्पायर ने क्या किया? ऑटोमन एम्पायर ने स्वेज कैनाल है, इसकी दुश्मनी रशिया से थी, क्योंकि रशिया और इसके बीच में एक सागर आता है, यानी कि सी आता है, उसमें बिजनेस से रिलेटेड इनके बीच में बहुत ज्यादा दुश्मनी थी। तो इन्होंने सबसे पहले रशिया को टारगेट किया, रशिया पर काफी अटैक किए। रशिया के अटैक के साथ साथ इन्होंने दूसरा अटैक कहाँ किया? स्वेज कैनाल पे किया। ऑटोमन साम्राज्य ने, ऑटोमन एम्पायर ने स्वेज कैनाल पे अटैक क्यों किया ये बताता हूं मैं। स्वेज कैनाल पे अटैक इसलिए किया क्योंकि स्वेज कैनाल जो है, स्वेज नेट जो है, वो भारत और ब्रिटेन के बीच की वो है, रास्ता है, वे है। क्यों? स्वेज कैनाल के जरिए भारत से मदद मिलती थी ब्रिटेन को। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि ब्रिटेन की खुद की सेना संख्या में इतनी नहीं थी, लेकिन भारत से करीब 13 लाख लोगों के सैनिक जो गए थे वो ब्रिटेन की हेल्प के लिए गए थे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ रही है। लेकिन रशिया जब ऑटोमन एम्पायर ने स्वेज कैनाल पर अटैक किया, तो इधर से रशिया ने काफी हद तक इसको पीछे खदेड़ दिया था और स्वेज कैनाल पर इसको कब्जा नहीं करने दिया था। कई फिलोसफर्स ये बात भी कहते हैं कि अगर ऑटोमन एम्पायर यानी कि जर्मनी की साइड है, तो अगर ऑटोमन एम्पायर और जर्मनी का इस पर स्वेज कैनाल पर कब्जा हो जाता और भारत की हेल्प ब्रिटेन तक नहीं पहुंच पाती, तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जर्मनी जीत जाता। ये बात तय थी। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रशिया ने इसको ऑटोमन एम्पायर को पीछे खदेड़ दिया और स्वेज कैनाल पे कब्जा नहीं होने दिया। यहाँ तक बात आपको समझ में आती है। और इधर अब ऑटोमन एम्पायर वर्ल्ड वॉर में आ चुका है। ठीक है, उधर से कौन कौन आए मैं आपको एक बार फिर से याद कराता हूँ। इधर से ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर चल रहा है, और कौन चल रहा है? जर्मनी चल रहा है और ऑटोमन एम्पायर, ये तीन चल रहे हैं। ठीक है, ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर और तुर्क साम्राज्य, ऑटोमन एम्पायर और जर्मनी। इधर कौन कौन आ गए? फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया और ब्रिटेन, इतने हो चुके हैं। इंडिया ने क्या किया? इंडिया इसकी हेल्प कर रहा है। इंडिया इसकी ब्रिटेन की कॉलोनी है, तो इंडिया का नाम नहीं आएगा, लेकिन इंडिया के 13 लाख सैनिक वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, इतना आपको समझ आता है? ठीक है, अब मैं आपको नेवल वॉर की बात बताता हूँ। नेवल वॉर मतलब समझ रहे हैं, नौसेना में जो वॉर चल रहा है। इसमें क्या हुआ था? जर्मनी ने यू बोट्स का आविष्कार किया था। यू बोट्स एक ऐसे सबमरीन है जो बंदूक और तोपों से लैस है, और इन्होंने क्या किया था? ब्रिटेन, इनका सीधा सा टारगेट था ब्रिटेन, क्योंकि आपको मैंने बताया जैसे कि पहले भी कि जर्मनी और ब्रिटेन आपस में सबसे ज्यादा ताकतवर थे। तो जर्मनी का पहले टारगेट ब्रिटेन ही था। तो इसने क्या किया था? लंदन ब्रिटेन में जितनी भी तोप, नेवल वॉर में क्या हुआ है, सी में, वहां के पास की सी में जितनी भी शिप्स थी, पहले अच्छा इनका पहले क्या था कि जो अलायंस से रिलेटेड जो भी दुश्मन सैनिक से संबंधित जितनी भी शिप है उनको पहले ये उड़ाते थे। लेकिन अब क्या करने लगे थे? अब ये क्या कर रहे थे? जो आम जनता की शिप्स हैं, पैसेंजर की शिप थी, अब उसको भी टारगेट बनाने लगे थे।
तो हुआ क्या, अमेरिका से शिप्स, पैसेंजर की शिप जाती थी यूरोप के लिए। तो इन्होंने एक शिप थी लुसिटेनिया नाम की, एक शिप है पैसेंजर शिप, उस पर इन्होंने अटैक किया। वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहीं से अमेरिका की पार्टिसिपेशन का रोल आता है। तो उस शिप को इन्होंने टारगेट बनाया, उसमें 1200 लोगों की मौत हुई और उसमें अधिकतर ज्यादा से ज्यादा लोग, अच्छा ये टारगेट बनाया गया था ब्रिटेन के पास, यूके के पास में। तो इसमें सबसे ज्यादा जो नागरिक थे वो अमेरिका के थे। अमेरिका के उसके तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे वुड्रो विल्सन जी, उनको ये बात पता चली। अच्छा, अभी तक अमेरिका 1917 हो चुका है, 1917 आ चुका है, लेकिन अभी तक अमेरिका ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। लेकिन जैसे ही उनको एक खबर पता चलती है वो अच्छा, अमेरिका ने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया, मैं आपको इसके पीछे का पूरा रीजन बताता हूँ। हुआ क्या है, तो अमेरिका ने कहा था कि ये यूरोप का आपसी मामला है, इसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और हम न्यूट्रल रहेंगे। लेकिन इसके पीछे इसकी इकोनॉमी एक रीजन था, क्या था कि अगर ये किसी एक लेवल की तरफ से लोग यदि अलायंट, या फिर इसको हम हिंदी में बोले तो मित्र राष्ट्र या ध्रुव राष्ट्र, तो अगर हम एक तरफ से लड़ेंगे तो दूसरी तरफ की मदद नहीं कर पाएंगे। इसका मेन टारगेट था पैसा कमाना, इकोनॉमी बढ़ाना। तो इसने क्या किया, जर्मनी को भी अपनी आर्मरी जो सप्लाई की थी और उसको ब्रिटेन को भी सप्लाई कर रहा था। तो दोनों तरफ से पैसा कमा रहा था और अपनी इकोनॉमी को बहुत बढ़ा रहा था। तो 1917 आते आते इसने अपनी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बिल्डअप कर लिया था और ये अपने आप में बहुत ज्यादा ताकतवर बनता जा रहा था। और वहीं से इसकी सुपर पावर बनने की और बढ़ने की जो ये जो था सुपर पावर बढ़ने की ओर अग्रसर हो गया था। इतनी बात समझ में आती है। अच्छा, वुड्रो विल्सन जी जो थे उसके तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे उस समय के प्रेसिडेंट, सॉरी अमेरिका के जो तत्कालीन प्रेसिडेंट थे वुड्रो विल्सन जी, वो अब एक्शन में आ चुके थे। उन्होंने कहा अब हम इस वॉर में पार्टिसिपेट करेंगे और उन्होंने ब्रिटेन की तरफ से पार्टिसिपेट किया। ठीक है, अब क्या होता है वुड्रो विल्सन जी ने, अच्छा अमेरिका का क्या क्या रोल रहा है मैं आपको इतना बताना चाहूंगा। वुड्रो विल्सन जी ने अमेरिका का प्रतिनिधित्व करते हुए 14 पॉइंट्स का एक लेटर पब्लिश किया था। 14 पॉइंट्स का एक लेटर पब्लिश किया था। उसका मेन जो मोटो था वो ये था कि उसमें साफ साफ कहा गया था कि उसमें ये कहा गया था कि हम शांति चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि हम उसमें ये बताया गया था कि हमारे क्या क्या उद्देश्य हैं, हम इस युद्ध में क्या क्या चाहते हैं, इसके बाद जब युद्ध समाप्त हो जाएगा उसके बाद क्या क्या होगा, ये सब उसमें लिखा हुआ था। 3 पॉइंट्स का लेटर पब्लिश किया था। उसमें क्या क्या लिखा था, उसका क्या क्या उद्देश्य था मैं बताता हूँ। उसमें सीधी सी शांति की बात कही गई थी। उनका कहना था कि हम चाहते हैं कि साम्राज्यवाद खत्म हो, एक पीस ऑफ यूनिटी, मतलब यूनिटी का नेशन बने और शांति आए और जो सबमरीन है उस पर कोई अटैक ना करे और मतलब कुछ जाके शांति चाहते थे। ठीक है, 14 पॉइंट्स का लेटर पब्लिश किया था। उसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा वरना वीडियो लंबा होगा। तो अब हम इसके बाद में आते हैं। वुड्रो विल्सन जी, अमेरिका का मैंने आपको रोल बता दिया। इसके बाद क्या होता है, अच्छा अब इसमें रशिया का रोल आ रहा है। 1917 में रशिया में एक रिवॉल्यूशन हुआ जिसमें कि जार, जो कि रशिया के जो राजा थे जार निकोलस, उनको हटाकर रिवॉल्यूशन के तहत जार निकोलस को हटाकर एक वहाँ की प्रांतीय सरकार सत्ता में आ गई थी। लेकिन आपको एक बात बता दूं, ये जो रिवॉल्यूशन हुआ था ये 1917 में फरवरी में हुआ था। ठीक है, तो सत्ता जो है, जो नई सत्ता बनी है वो कुछ महीने तक रुकी लेकिन ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई थी। इसमें हुआ क्या, अक्टूबर में एक रिवॉल्यूशन और हुआ और उसमें बाल्सिन पार्टी नाम की एक पार्टी जो थी वो सत्ता में आई और उसके जो हेड थे वो लेनिन थे, वो सत्ता में आ चुके थे अक्टूबर के रिवॉल्यूशन के बाद। लेकिन लेनिन जो थे वो एक नई विचारधारा के थे, नई सोच के साथ रशिया के हेड पे बने। रशिया की जो सत्ता है उनके हाथ में, लेनिन के हाथ में आ चुकी थी। तो लेनिन जो थे वो शांति चाहते थे, तो वो जर्मनी से समझौते की बात कर रहे थे और जर्मनी भी मान गया था। तो इनकी जो जर्मनी के साथ है शांति समझौते पर हस्ताक्षर हो गए और यहीं पे इसी के साथ रशिया में जो है वॉर का एंड हो चुका है। तो ईस्टर्न पार्ट पे, यहाँ पे ईस्टर्न जो लेवल पे है वॉर एंड हो चुका है। अब वहां पे दूसरी साइड युद्ध चल रहा है। लेकिन आपको एक बात और बता दूं, इधर क्या था, ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर, जर्मनी और हमारा ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर, जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर, ये 3 बचे थे। लेकिन इधर क्या था, अब रशिया तो एंड हो चुका है लेकिन इधर अमेरिका आ गया था। यूएसए आने के बाद इनका पलड़ा बहुत ज्यादा भारी हो चुका था और ब्रिटेन और यूएसए बहुत बड़ी पावरफुल कंट्रीज थी इस समय। तो इधर ये लोग हारने लगे थे और 1918 आते आते ये लोग बहुत ज्यादा हारने लगे और इनका पतन होने लगा।
तो मैं आपको बता दूं क्या हुआ है। 11 नवंबर 1918 सुबह 11 बजे जर्मनी ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए और उसने हार मान ली। 11 नवंबर 1918 सुबह 11 बजे, बात याद रखना। लेकिन ये पूरी तरह से शांति समझौता नहीं था, क्योंकि ये सिर्फ सीज फायर के लिए, एक तरह से सीज फायर समझौता था, ताकि हम ना फायर करेंगे ना आप फायर करें। इसके बाद 6 महीने बाद असली समझौता जो है 6 महीने के बाद, 6 महीने के डिस्कशन के बाद हुआ था, जो कि वर्साई की संधि हुई थी 28 जून 1919, 28 जून 1919 को वर्साई की संधि हुई फ्रांस में, जो कि पेरिस के थोड़ा सा बाहर, वहां के राजाओं, वहां के बाहर, पेरिस के थोड़ा सा बाहर था वर्साई, जहां पर राजाओं का पुराना पैलेस हुआ करता है। वर्साई में संधि हुई और संधि के तहत पूरा का पूरा हर्जाना जो था, पूरा का पूरा जो विलन है एक तरह से, उसको जर्मनी को ठहराया गया और जर्मनी से पूरा का पूरा हर्जाना लिया गया। उसके ऊपर बहुत बड़ा जुर्माना लगाया गया। आप ये इस बात का अनुमान यहां से लगा सकते हैं कि उसने इस युद्ध की जो हर्जाने की इंस्टॉलमेंट थी, वो आखिरी इंस्टॉलमेंट अभी 2010 यानी कि 2010 में जमा की है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बड़ा जुर्माना था। और उनकी पूरी की पूरी, अच्छा हुआ क्या है, ब्रिटेन और फ्रांस ने क्या किया है, जितने भी जर्मनी की कॉलोनीज थी, जर्मनी ने जितने भी देशों पे राज यानी कब्जा कर रखा था, उन सारे देशों को आपस में बांट लिया। आधे ब्रिटेन को मिल गए, आधे फ्रांस को मिल गए। ठीक है, इतना बात आपको समझ आता है तो आपको अच्छे से समझ में आ गया वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में क्या क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ है। और मैं आपको एक वॉर ऑफ सोमे बताता हूं। अब तक का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है बैटल ऑफ सोमे। बैटल ऑफ सोमे में अब तक की सबसे ज्यादा लोग मारे गए हैं। एक दिन में 80,000 सैनिकों की मौत हुई है। ये अब तक का सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसके बाद ना तो आज तक कभी कोई इतनी बड़ी लड़ाई हुई और ना कभी मेरे ख्याल से होगी। तो 80,000 एक दिन में सैनिक मारे गए थे उस दिन बैटल ऑफ सोमे। और वैसे युद्ध पूरा काफी दिनों तक चला था और इस युद्ध में 3 लाख लोग मारे गए थे, लेकिन एक दिन में 80,000 लोग मरने का बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। चलिए ठीक है, आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की पूरी कहानी समझ में आई होगी। हालांकि मैंने पूरा अपना ट्राई किया है कि आपको अपना बेस्ट दूं। और तो आप कमेंट्स में मुझे बताएं, आप मुझको पर्सनली एडवाइस कर सकते हैं। बाकी मैंने अपना पूरा ट्राई किया है। तो वीडियो यहाँ तक लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।